ट्रंप सुबह कुछ और कहते हैं, दोपहर में दूसरी बात बोलते हैं और शाम होते होते तो कोई नई बात शुरू कर देते हैं। अब अमेरिकी ही कह रहे हैं कि ट्रंप जैसा नेता देखा नहीं। ट्रंप कह रहे हैं डील होने वाली है, लेबनान में सीज फायर करवा दिया है और सच्चाई यह है कि साउथ लेबनान में सीज फायर टूट चुका। इजरायल के हमले लगातार हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने भी ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर ईरान, बहरीन, कुवैत तक ईरान फायर कर रहा है। मुज्तबा ने देश के नाम संदेश दिया, ईरान की सेना को हाइब्रिड वॉरफेयर की तैयारी करने को कहा है। एक बार जो आग लगी हुई थी वो शांति पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या खाड़ी युद्ध खत्म होगा? हॉर्मुज खोलेगा? युद्ध विराम अस्थायी होगा या एक हफ्ते का? क्या साउथ लेबनान से इजरायल पीछे हट जाएगा? क्या अरब मुल्कों पर ईरान हमले बंद कर देगा? चौबीस घंटे में सीज फायर कई मोर्चों पर टूट गया। ईरान ने कुवैत में तबाही मचा दी, बहरीन की राजधानी मनामा को हिट कर दिया, हॉर्मुज में जहाजों को उड़ाने की कोशिश की, गल्फ में अमेरिकी बेस पर मिसाइल दाग दी। इजरायल ने साउथ लेबनान में बारूदी हमले और बढ़ा दिए। ट्रंप का सीज फायर प्लान मुज्तबा ने चिंदी चिंदी करके उड़ा दिया। ट्रंप फिर भी इस उम्मीद में एक हफ्ते हथियार नहीं उठाएंगे कि पीस डील पर ईरान साइन कर देगा। इसकी संभावना तभी है जब ईरान की शर्तें ट्रंप मान ले। शर्त नंबर 1, लेबनान में युद्ध विराम पक्का होगा। शर्त नंबर 2, साउथ लेबनान से इजरायल हटेगा। शर्त नंबर 3, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन बंद होगा। शर्त नंबर 4, खाड़ी में अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी। शर्त नंबर 5, ईरानी तेल जहाजों पर हमले बंद होंगे। ट्रंप ने 24 घंटे पहले दोबारा इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर लागू कर पाया। कुछ घंटे बाद ही नेतन्याहू ने सीज फायर ये कहते हुए तोड़ दिया कि लेबनान में ऑपरेशन जारी रहेगा, बमबारी चलती रहेगी। अब रक्षा मंत्री इजरायल कार्ड्स की भी वही लाइन है जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू की है। सीज फायर के बावजूद साउथ लेबनान में ना ग्राउंड ऑपरेशन बंद होगा, ना बमबारी बंद होगी। दोपहर होते होते इजरायल की लाइन और टाइट हो गई। आईडीएफ ने साउथ लेबनान के लोगों के लिए नई वार्निंग जारी कर दी। सभी लेबनानी ज़हरानी नदी के उत्तर में ही रहें, उसे क्रॉस कर साउथ में जाने की जरूरत नहीं करें, वरना उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि इजरायल के हवाई हमले जारी हैं। उसके बाद साउथ लेबनान के अल गजिया में इजरायल ने बमबारी शुरू कर दी। लिटानी नदी और ज़हरानी नदी के बीच घाटी में भी इजरायल ने ड्रोन हमले उन बस्तियों में बहुत तेज कर दिए हैं जहां हिजबुल्लाह के अड्डे होने का शक है। टायर शहर के पास कई वाहनों और एम्बुलेंस को इजरायल ने उड़ा दिया। इजरायल के तेवर देखकर हिजबुल्लाह कैंप में अफरा तफरी मच गई। ब्यूफोर्ट रिज के पास इजरायल की गोलानी ब्रिगेड ने हिजबुल्लाह के 2 आतंकियों को ड्रोन स्ट्राइक कर उड़ा दिया।
दोनों आतंकी घने पेड़ों की आड़ में छुपे हुए थे। लेबनान में ट्रंप का सीज फायर पहले ही दिन टूट गया है। हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच अब और खतरनाक हमले हो सकते हैं। حسب شروطه يعني ما يكون منعطى لناس أكثر من ناس। युद्ध विराम की शर्तों के अनुसार किसी भी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अधिक प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कब्जे वाले क्षेत्र से पीछे हटना शामिल है या नहीं। क्या ये इजरायल को अपनी मर्जी से किसी भी क्षेत्र में आवाजाही की स्वतंत्रता नहीं देता है जिससे वो अपने कार्यों को उचित ठहरा सकें? इसी आधार पर हम आंकलन करेंगे कि क्या युद्ध विराम वास्तव में उचित और सही जगह पर है, न कि गलत जगह पर। حيكون بمحله أو مش بمحله। ईरान अमेरिका डील में एक शर्त यह भी है कि ईरान आतंकी गुटों लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, इराक में कताई हिजबुल्लाह, यमन में हूती को सपोर्ट नहीं करेगा। उन्हें गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन और फंड नहीं देगा। मुस्तफा ट्रंप की इस शर्त को मानने को तैयार नहीं है। वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता रहेगा। चाहे ट्रंप जितना जोर लगा लें, उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकते। क्योंकि मुस्तफा के मुताबिक युद्ध के मैदान में ट्रंप पराजित हो चुके हैं। ईरान ने 40 दिन के युद्ध में उनके 20 से ज्यादा बेस उड़ा दिए हैं। ईरान ने ट्रंप के 42 से ज्यादा फाइटर प्लेन और ड्रोन तबाह कर दिए हैं। अमेरिका के पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिए हैं। अमेरिका अब खाड़ी देशों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। वहीं ईरान इतना कैपेबल हो चुका है कि जब चाहे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का साथ देने वाले देशों को उड़ा सकता है। कुवैत और बहरीन इसकी नई मिसाल हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप पर दबाव बढ़ाने के लिए आईआरजीसी अब खाड़ी देशों में अटैक बढ़ा सकता है। ये बात अब ट्रंप को समझ में आ गई है, इसलिए वो बम छोड़कर किसी भी तरह पीस डील के लिए एमओयू साइन करा लेना चाहते हैं। Now I have to make a determination. Do we sign a deal or we do it the other way? And the other way is not nice. What will the other way achieve, though? Certainty. It would be over. There wouldn't be any bullshit. There wouldn't be any talking. There wouldn't be any delays. There wouldn't be. But I'd rather do it the nice way, from a humanitarian standpoint. Can you do it just with bombing? The other way? Yeah, you don't have to. We don't need boots on the ground now. Well, we did it. We wiped out much of their military with just bombing. We didn't put anybody on the ground. You don't want to do that. You're so far away. हॉर्मुज में भी तनातनी बनी हुई है। अमेरिका अगर ईरान के एक जहाज को टारगेट कर रहा है तो ईरान भी फारस की खाड़ी से लेकर ओमान के समंदर तक अमेरिकी जहाजों को तबाह कर रहा है। अमेरिका के हमलों में बर्बाद हो चुके अपने अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो को दोबारा ठीक करने के बाद ईरान लगातार मिसाइलों को टेस्ट कर रहा है। बातचीत के साथ युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। युद्ध की तैयारी इजरायल और अमेरिका की भी फुल स्विंग में चल रही है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान आग से खेल रहा है। अराक्शी ने नेतन्याहू को उन्हीं के स्टाइल में जवाब दिया है, ईरान को कोई डर नहीं है, दोबारा आओ फिर टेस्ट कर लो। नतीजा वही होगा जो 40 दिन के युद्ध में हुआ था। ईरान को अच्छी तरह पता है कि आग कैसे बुझाना है। अब सवाल है कि ईरान के इन तेवरों के बाद ट्रंप क्या करेंगे। We could go another 2-3 weeks and just wipe everybody out. I'd rather not do that. Very easy to do. They're ready to do it. They want to do it. They want to do it. But if we can get something down in writing which will accomplish the same thing without killing everybody, I'd like to do that. रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप फिलहाल युद्ध का अगला राउंड शुरू नहीं करना चाहते। परमाणु और एनरिच्ड यूरेनियम जैसे मुद्दों को भी ट्रंप भविष्य के लिए टाल देना चाहते हैं।
अब डील का सबसे बड़ा एजेंडा हॉर्मुज को खुलवाना है, जिससे दुनिया में गहराता ऊर्जा संकट कम हो, बाजारों पर दबाव घटे। अमेरिका में भी ट्रंप पर लगातार युद्ध करने का दबाव बढ़ रहा है। अमेरिकी सीनेट ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान रोकने से जुड़ा प्रस्ताव पास कर दिया है। इसके मुताबिक ट्रंप अब कांग्रेस की मंजूरी के बिना सैन्य कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी ट्रंप की युद्ध नीति के खिलाफ होते जा रहे हैं। हालांकि उनकी संख्या फिलहाल 4 ही है। फिलहाल युद्ध के मैदान में ईरान का पलड़ा भारी है। ट्रंप इस हद तक दबाव में है कि युद्ध खत्म करने के लिए मुस्तफा से भी मिलने को तैयार हैं। ट्रंप अब युद्ध के मैदान में इज्जत बचाकर किसी तरह निकलना चाहते हैं। So who's making the decisions? Well, they say he is giving approval because that's the way it has been for a long, long time. His father and then him, I guess it's a succession. But we seem to be getting along quite well. Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person? I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him. I like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point, depending on how it all works out. Is it the gay Ayatollah? He's involved, absolutely. Really? Yeah, I think they have a lot of respect for him. ईरान अमेरिका डील होगी या टूट जाएगी, इसमें एक और फैक्टर फ्रोजन एसेट का है। मुस्तफा की डिमांड है कि पहले फ्रीज संपत्ति का 1/4 हिस्सा अमेरिका रिलीज कराए, उसके बाद ही ईरान डील पेपर पर साइन करेगा। ट्रंप इस बात पर अड़े हैं कि पहले ईरान डील पर साइन करे, फिर फ्रीज संपत्ति रिलीज होगी। $300 अरब के स्पेशल फंड पर भी दोनों देशों के बीच बात हो रही है। ईरान की करीब $100 अरब संपत्ति अलग अलग देशों में फ्रीज है। चीन में $20 अरब, इराक में $6 अरब, कतर में $4 अरब, दक्षिण कोरिया में $6 अरब, अमेरिका में $2 अरब, जापान में $1.5 अरब, EU में करीब $1.6 अरब ईरान के फ्रीज पड़े हैं। इसके अलावा $50 मिलियन की अचल संपत्ति है। दोनों देशों के बीच डील के मुताबिक इसका 1/4 हिस्सा अमेरिका रिलीज करेगा, अगर ईरान शर्तें मान लेता है। ऐसे में ईरान को करीब $25 अरब का फंड मिल सकता है। ट्रंप की टीम ईरान का फंसा हुआ जब्त फंड रिलीज करने की बजाय एक नया फंड बनाना चाहती है। इस फंड का इस्तेमाल ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण में किया जाएगा। अमेरिका और इजरायल की बमबारी में जो पुल, सड़क, डैम, पावर स्टेशन और सरकारी इमारतें टूटी हैं, उन्हें दोबारा बनाया जाएगा। ईरान को मिलने वाला प्रस्तावित फंड करीब $300 अरब का होगा। इस बीच सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने ईरान के लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए संदेश भेजा है। मुस्तफा ने संदेश में आरोप लगाए कि इजरायल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक मजबूत देश बने। ईरान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इजरायल कभी भी हमला कर सकता है। मुस्तफा ने ईरान की इस्लामिक रिजीम को परंपरागत युद्ध के बजाय हाइब्रिड वॉर के लिए तैयार रहने को कहा है। युद्ध क्षेत्र और सड़कों पर मिली करारी हार के कारण शत्रु को गहरा और अर्थपूर्ण अपमान सहना पड़ा है, जिसके चलते शत्रु उससे काफ़ी दूर हो गया है। अब वो अपनी हाइब्रिड युद्ध रणनीति को 2 बिंदुओं पर केंद्रित कर रहा है: जनता के प्रतिरोध को कमज़ोर करना और देश के अधिकारियों के निर्णय लेने की प्रणाली में त्रुटियां उत्पन्न करना। सभी को दृढ़ दूरदर्शी और एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। आपसी विश्वास का निर्माण करना चाहिए। शत्रु की बुरी योजना का मुकाबला करने और उसे विफल करने के लिए शत्रु की बातों को दोहराने से बचना चाहिए। ट्रंप के पीस प्लान को तगड़ा झटका हिजबुल्लाह ने दिया है। लेबनान में एक्टिव ईरान समर्थक आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने सीज फायर समझौते को खारिज कर दिया है। हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही इजरायली सेना पर हमले शुरू कर दिए हैं। दक्षिण लेबनान के अल कंतारा कस्बे में मौजूद इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों को ड्रोन हमले में निशाना बनाया है। इससे एक बार फिर बेरूत के दाहिया इलाके में बड़े स्ट्राइक का खतरा पैदा हो गया है। इजरायल ने नए सीज फायर से पहले हिजबुल्लाह के गढ़ दहिया को समतल करने का आदेश दिया था। वहां ग्राउंड फोर्सेज उतारने की बात कही थी। ट्रंप की धमकी के बाद नेतन्याहू ने कदम पीछे खींच लिए थे, मगर अब उसे फिर बहाना मिल गया है कि हिजबुल्लाह अगर नहीं रुकेगा तो इजरायल भी नहीं रुकेगा। On Monday, Benjamin Netanyahu threatened to strike Dahya,
The Israeli strikes on Beirut's southern suburbs were called off following a conversation between the Israeli Prime Minister and Trump, who said that efforts were underway to reduce tensions and announced that Israel would not attack the neighborhood south of Beirut and that Hezbollah had agreed to halt attacks on northern Israel.